2020 में बहुत सारा जगह में 7 साल में रियल एस्टेट में कोई जगह में रिटर्न नहीं आया था। वो समय में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए। 2013 में 10 साल हर एक साल रियल एस्टेट ऊपर गया था और वो समय में रियल एस्टेट इन्वेस्ट किया तो 7 साल के लिए रिटर्न नहीं आया। और विद इन इक्विटी फ्लेक्सी कैप जैसा कैटेगरी, बिजनेस साइकिल जैसा कैटेगरी, वैल्यू जैसा कैटेगरी, और जहाँ जहाँ वेरी वेरी नैरो थीम है वो कैटेगरी हम उतना लोग ये मास शो में रेकमेंड नहीं करते हैं, बिकॉज लोग अंदर आते हैं। लाइक आज स्मॉल कैप में शुरू करूंगा, 2020 में भी करूंगा, 2019 में भी करूंगा, लेकिन एक एसेट क्लास 52 वीक हाई में है। आज मैं नैस्डैक में, सब लोग को एसआईपी नैस्डैक में करना है, मुझे नैस्डैक में एसआईपी करना है, मुझे नहीं करना है। ईरान वॉर के कारण भी एनर्जी का दाम बढ़ गया है, इसलिए एनर्जी एक अच्छा थीम दिखता है मुझे। और उसके अलावा मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट एक अच्छा थीम दिखता है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है आज। मार्केट में पैसा बनाना है तो सिर्फ रिटर्न्स नहीं देखने चाहिए, आपको वैल्यूएशंस भी कंसिडर करना चाहिए और डिसिप्लिन रखना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है। वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात। म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटी, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। और आज हमारे इस एपिसोड में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम we have Mr. Sankaran Narain, who's the Executive Director and Chief Investment Officer at ICICI Prudential Asset Management Company Limited. Mr. Sankaran Narain अक्टूबर 2004 से ICICI Pru AMC के साथ जुड़े हुए हैं और करंटली म्यूचुअल फंड और इंटरनेशनल एडवाइजरी बिजनेस के इन्वेस्टमेंट फंक्शंस को लीड करते हैं। उन्होंने एज अ फंड मैनेजर शुरुआत करी थी और आज चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की पोजीशन पर हैं। वो ICICI Prudential म्यूचुअल फंड के कुछ फ्लैगशिप फंड्स भी मैनेज करते हैं। लगभग 34 साल के एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फंड मैनेजमेंट, इक्विटी रिसर्च और स्टॉक ब्रोकिंग जैसे मल्टीपल एरियाज में काम किया है। उन्हें इंडिया की लीडिंग इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स में माना जाता है और मिस्टर नरेन एम्फी की इक्विटी मैटर्स कमिटी का हिस्सा भी हैं। अपने करियर में उन्होंने रेफको सिफी सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, HDFC सिक्योरिटीज लिमिटेड और योहा सिक्योरिटीज जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम किया है अंडर डिफरेंट रोल्स। हेलो एवरीवन, आज के टाइम में हम सब जानते हैं कि देयर इज सो मच वॉलेटिलिटी इन द मार्केट एंड हम सबको लगता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए, राइट? एंड देयर इज ऑल्सो अ बिग बिलीफ सिस्टम कि बेस्ड ऑन रीसेंट परफॉर्मेंस हम अपने फंड्स को सिलेक्ट करते हैं। तो वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात। आज के हमारे इस शो में विल ट्राई टू बस्ट ऑल दीज मिथ्स अराउंड पास्ट परफॉर्मेंस। हम ये सोचेंगे कि अगर हमें वैल्यूएशंस देखनी है और डिसिप्लिन कितना ज़रूरी होता है टू बिल्ड अ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। और आज हमारे साथ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी हैव मिस्टर संकरन नरेन, हु इज द CIO ऑफ ICICI Pru AMC. Welcome to Mutual Fund Ki Baat, sir, and thank you so much for giving us your time today. We are very excited to have you on our show. मैं भी एक्साइटेड हूँ सभी ग्रो का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को बात करने से। Absolutely, we are equally excited. Thank you so much. And आज हमने आपके लिए बहुत सारे सवाल लाइन अप किए हैं अराउंड डिसिप्लिन, अराउंड वैल्यूएशंस एंड हमें एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना चाहिए। एंड आई ट्रूली बिलीव कि आज के समय में जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आज के टाइम में आई थिंक बहुत लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। एंड आई थिंक यू आर द परफेक्ट पर्सन टू आंसर दीज क्वेश्चंस फॉर अस। तो सबसे पहले सर थोड़ा वॉर के बारे में बात करते हैं। ऑफ कोर्स वी नो कि काफ़ी टाइम से अब 3-4 हफ्ते हो गए हैं कि वॉर चल रहा है एंड वी ऑल नो द रीजंस। लेकिन उसकी वजह से इंडियन इकॉनमी पे तो इम्पैक्ट हुआ ही है, इंडियन मार्केट्स पे भी काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है और हम काफ़ी वॉलेटिलिटी देख रहे हैं। सो लेट मी आस्क यू अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन संकरन सर, कि लेट्स अज्यूम हाइपोथेटिकली कि वॉर कुछ दिनों में ख़त्म हो जाती है, तो आप ये बताइए कि मार्केट्स को रिकवर होने में कितना समय लगेगा बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस, राइट? क्योंकि आपने काफ़ी मार्केट साइकिल्स देखी हैं। सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस कितना समय लगता है मार्केट को रिकवर होने में आफ्टर अ सिनेरियो लाइक दिस। मार्केट्स जल्दी रिकवर हो सकता है, क्योंकि बहुत शॉर्ट पोजीशन डेवलप हुआ होगा और FIs बेचते जा रहा है हर एक दिन अगला 2 महीने से, इसलिए मार्केट का रिकवरी जल्दी हो सकता है, क्योंकि इतना बिग सेलिंग FI से देखा है अगला 2 महीने से।
लेकिन चैलेंज क्या है कि 2 महीने से देखेंगे आज तो एनर्जी प्राइस 2 महीने से अभी ज़्यादा ही होगा अगला 1 साल के लिए, या एटलीस्ट अगला 6 महीने 7 महीने के लिए। वो इम्पैक्ट अभी आज भी वॉर ख़त्म हो गया तो भी हो सकता है कि एनर्जी प्राइस ज़्यादा होगा अगला 3 महीने से। मुझे पूछा था और अभी पूछेंगे तो एनर्जी प्राइस ज़्यादा होगा, उसका नेगेटिव मैक्रो में हो सकता है। लेकिन मार्केट का रिकवरी ऑलवेज इकोनॉमी का रिकवरी से पहले होगा, और जी। वही हम सोचते हैं आज मार्केट में। और वैल्यूएशंस भी पहले से थोड़ा चीपर हो गया है, और एक दो स्टॉक तो अभी सस्ता भी हो सकता है राइट नाउ, लेकिन अगला 3 साल से मार्केट सस्ता कभी भी नहीं हुआ था। ओके, ओके, या फेयर इनफ, एंड आई कंप्लीटली अग्री विद यू कि शायद लाइक यू सेड एनर्जी एक्सपेंसिव हो सकता है, लेकिन मार्केट रिकवरी होपफुली अगर सब ठीक हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है, तो वी शुड सी सम फॉर्म ऑफ मार्केट रिकवरी। आपने वैल्यूएशंस की बात करी, एंड सिंस वो आज का हमारा टॉपिक है, टू लार्ज एक्सटेंट हम ये डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट मी आस्क यू दिस, जब हम एज इन्वेस्टर्स रीसेंट परफॉर्मेंस को चेज करते हैं, इट्स वेरी नेचुरल, राइट? क्योंकि अगर मुझे अपने लिए एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, मैं ये देखूंगी कि ओके, लेट मी लुक एट अ फंड जिसने रिसेंटली अच्छा किया है और उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, बट दैट्स लाइक लुकिंग एट अ रेयर व्यू मिरर। आप एक कार के सिर्फ रेयर व्यू मिरर के बेसिस पे अपनी कार चला रहे हैं, राइट? सो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे जो इक्विटी फंड्स होते हैं वो सडन इन्फ्लेटेड रीसेंट परफॉर्मेंस दिखाते हैं शॉर्ट टर्म में, राइट? सो प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड कि हमें रीसेंट या पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे अपने फंड्स को क्यों नहीं सेलेक्ट करना चाहिए, राइट? सो हाउ कुड इट इम्पैक्ट अ पोर्टफोलियो? तो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमें अपने फंड्स को क्यों सेलेक्ट नहीं करना चाहिए? से मैं 2004 से मैं ICICI प्रूडेंशियल में हूँ। हमारा कंपनी 25 साल से है, और उससे ऊपर है। और ये पीरियड में हमने बहुत सारा मार्केट साइकिल देखा है। उसमें क्या होता है कि एक बार क्या होता है कि टेक्नोलॉजी का स्टॉक्स बहुत अच्छा चलता है, लोग सोचते हैं टेक्नोलॉजी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और दूसरा समय में इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक्स बहुत अच्छा चलता है, उसके वो समय में लोग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा होता है, साइकिल्स में होता है। और जब वो साइकिल में आप इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा होता है, लेकिन साइकिल का एंड में इन्वेस्ट करता है तो अच्छा नहीं होता है। इसके कारण जब आप परफॉर्मेंस देख के आप इन्वेस्ट करते हैं, क्या होता है कि एक्चुअली रिटर्न्स कम होता है, क्योंकि परफॉर्मेंस एक साइकिल में होता है। और जब 2013 में हम बोलते थे कि स्मॉल एंड मिड कैप सस्ता है, उस समय में का 5 साल का रिटर्न स्मॉल एंड मिड कैप में बहुत कम था। और लेकिन 2024 में देखते थे तो उस समय में 3 साल का स्मॉल एंड मिड कैप रिटर्न बहुत ज़्यादा था। सो सब परफॉर्मेंस साइकिल्स में होता है, और साइकिल्स में जब परफॉर्मेंस होता है, लोग इन्वेस्ट करते हैं परफॉर्मेंस आने के बाद, उसमें उसको तकलीफ होता है इन्वेस्टिंग में। बाकी जगह में वो लोग ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, एक बिग बिलियन डॉलर सेल है तो वो बिग बिलियन डॉलर सेल में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन एक लोग रिपब्लिक डे सेल के लिए वेट करते हैं, दिवाली का सेल के लिए देख करते हैं। वो समय में सब लोग सेल के लिए वेट करके इन्वेस्ट स्पेंड करते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग में पास्ट परफॉर्मेंस में सेल में नहीं इन्वेस्ट करते हैं, ऑपोजिट ऑफ सेल में इन्वेस्ट करते हैं। ये साल तो मैं बहुत दुख हो गया जनवरी का म्यूचुअल फंड इनफ्लो नंबर देख के, क्योंकि कभी भी एंटायर हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नहीं हुआ था कि गोल्ड और सिल्वर का इनफ्लो म्यूचुअल फंड इक्विटी इनफ्लो से ज़्यादा होगा, लेकिन जनवरी में हुआ था, वो पीक में हुआ था। इसलिए मेरा व्यू है कि पास्ट परफॉर्मेंस देख के बहुत सारा लोग इन्वेस्ट करते हैं, और ये बहुत ख़राब तरीके हैं, बट लेकिन मैं वो बिहेवियर को चेंज कर नहीं पा रहा हूँ। ओके, या
व्हाट डू यू थिंक अगर ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने शायद गोल्ड और सिल्वर में बहुत इन्वेस्ट किया हो, अभी उनको क्या दिखेगा उनके पोर्टफोलियो में? बिकॉज गोल्ड और सिल्वर में भी हम काफ़ी वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, राइट? इट्स नॉट जस्ट इन इक्विटीज. तो व्हाट डू यू थिंक दोज इन्वेस्टर्स आर सीइंग इन देयर पोर्टफोलियो राइट नाउ? 2023 में हमने लोग को सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए बोला था। वो लोग जो इन्वेस्ट किया है उसको उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट आया होगा, लेकिन अभी Okay. क्या एडवाइस दे रहे हैं जो लोग जनवरी में इन्वेस्ट किया है मुझे भी पता नहीं है। लेकिन यही प्रॉब्लम है कि कैसा ICICI में 2011 में हम सोचा कि कैसा इन्वेस्टर को अच्छा इन्वेस्टर एक्सपीरियंस दिखाएंगे। इसके कारण ही बैलेंस्ड एडवांटेज, एसेट एलोकेशन, फंड ऑफ फंड ऐसा फ्रेमवर्क्स लाया था जहां रिटर्न उतना एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा बिग बुल मार्केट में, लेकिन इन्वेस्टर एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। और हमारा व्यू है कि इन्वेस्टिंग क्या है, एक कार को ड्राइव करते समय है। कार को आप मुंबई पुणे एक्सप्रेस में फर्स्ट गियर में जाएंगे तो पुणे पहुंच नहीं पाऊंगा, लेकिन मुंबई का रोड में आप फिफ्थ गियर में जाएंगे तो ज़रूर एक्सीडेंट होगा। इन्वेस्टिंग कैसा है कि एक समय में फर्स्ट गियर में जाना है, एक समय में फोर्थ गियर में जाना है, एक समय में न्यूट्रल में भी रहना है। यही इन्वेस्टिंग है। लेकिन बहुत सारा लोग क्या करते हैं, जब बॉम्बे पहुंचता है फोर्थ गियर और फिफ्थ गियर में जाते हैं, इसलिए एक्सीडेंट होता है इन्वेस्टर को। लेकिन जब पूना में आ जाता है, मुंबई पुणे एक्सप्रेस में जाता है, लेमन क्राइसिस के बाद या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बॉम्बिंग के बाद या कोविड के बाद, वो समय में लोग जब करते हैं, वो समय में वो फर्स्ट गियर में जाता है। वो समय में फिफ्थ गियर में जाना था। जब फिफ्थ गियर में जाना था वो लोग फर्स्ट गियर में जाते हैं, और फिर फर्स्ट गियर में जाना था वो लोग फिफ्थ गियर में जाते हैं। यही हम ऐसे प्रूडेंशियल में वही ट्राई कर रहे हैं कि कैसा इन्वेस्टर को ऑल द टाइम, जब थर्ड गियर में जाना है थर्ड गियर में जाना है, फिफ्थ गियर में जाना है फिफ्थ गियर में जाना है, वो ट्राई कर रहे हैं। और सक्सीड करेंगे तो इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। फेल करेंगे तो इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस खराब होगा। ओके, सो जस्ट एडिंग ऑन टू दिस नरेन सर, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि अलग अलग समय पे हमारा इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी अलग होना चाहिए बेस्ड ऑन द मार्केट सिनेरियो, राइट? सो बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, राइट? हमें रहता है कि चलो मुझे मेरे पोर्टफोलियो से X% Y% रिटर्न मिलना चाहिए, लेकिन आई हैव नोटिस्ड कि मोस्ट इन्वेस्टर्स अपना रिटर्न एक्सपेक्टेशन एक्चुअली पहुंच नहीं पाते हैं, राइट? और जनरली हमारा इक्विटी से तो एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई रहता है, बिकॉज ऑब्वियसली हम रिस्क ले रहे हैं तो वी वांट बेटर रिटर्न्स। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना वो रिटर्न एक्सपेक्टेशन पहुंच नहीं पाते हैं। आप हमें ये बताइए कि ऐसा क्यों है, वाई? क्योंकि अब अच्छा परफॉर्मेंस के बाद वो एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं। सिल्वर और गोल्ड का आज रिटर्न देखेंगे तो अगला 5 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। आप जनवरी में इन्वेस्ट किया है तो कैसा रिटर्न आएगा मुझे पता नहीं है। यही प्रॉब्लम है कि जब लोग परफॉर्मेंस के बाद इन्वेस्ट करते हैं, कितना रिटर्न आएगा पता नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस बिना इन्वेस्ट करेंगे, उसका ताकत है आपके पास तो रिटर्न आएगा। और यही चैलेंज है इन्वेस्टिंग में कि जब गोल रिटर्न नहीं होना चाहिए। गोल कैसा होना चाहिए कि आपको एक एसेट क्लास में रिटर्न नहीं आया, वो एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने के लिए आपको ताकत चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए। 2020 में बहुत सारा जगह में 7 साल में रियल एस्टेट में कोई जगह में रिटर्न नहीं आया था। वो समय में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए। 2013 में 10 साल हर एक साल रियल एस्टेट ऊपर गया था, और वो समय में रियल एस्टेट इन्वेस्ट किया तो 7 साल के लिए रिटर्न नहीं आया। यही है इन्वेस्टिंग, और इसलिए इन्वेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत डिफिकल्ट भी है। बट नरेन सर, एज इन्वेस्टर्स हमें ये पता थोड़ी ना रहता है कि कब कौन सा सेट क्लास अच्छा करेगा। जैसे अभी आपने बोला कि 2020 में रियल एस्टेट ने काफ़ी नीचे था, ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाय रियल एस्टेट, राइट?
लेकिन एज इन्वेस्टर्स तब हमें तो डर ही लग रहा था ना कि अब मान लीजिए रियल एस्टेट बढ़े ही ना तो क्या होगा, या फिर शायद उस समय में पैसा भी नहीं था बहुत लोगों के पास. लॉट ऑफ पीपल वर होल्डिंग ऑन टू देयर कैश ड्यूरिंग कोविड, राइट, बिकॉज क्योंकि काफ़ी अनसर्टन सिनेरियो था. तो आई एम जस्ट सेइंग इन जनरल हमें कैसे पता रहेगा कि अभी सही समय है या अभी सही समय नहीं है खरीदने का? जब जब 5 साल में रिटर्न कोई एसेट क्लास में नहीं आया, वो समय में इन्वेस्ट करने में प्रॉफिट मिलना बहुत अच्छा स्कोप है. 5 साल में कोई एसेट क्लास डबल हो गया या ट्रिपल हो गया, बहुत ऊपर, बहुत रिटर्न ज़्यादा आया, वो एसेट क्लास रिस्की है. ये बहुत आसान है. बट 2020 में इंटरेस्ट रेट इतना कम था, वो 2020 का हाउसिंग लोन इंटरेस्ट रेट लोएस्ट था मेरे ख्याल से. जी. सो सबको पता था कि 7 साल में रियल एस्टेट ऊपर नहीं गया, 7 साल रियल एस्टेट ऊपर नहीं गया, और उसके बाद इंटरेस्ट रेट भी कम था. सो क्या है कि ये दोनों पॉजिटिव फैक्टर था रियल एस्टेट के लिए. एक्चुअली आसान है, बट लेकिन सब लोग क्या सोचते हैं, अच्छा न्यूज़ और अच्छा मार्केट चाहिए, और अच्छा न्यूज़ एंड खराब मार्केट चाहिए. वो नहीं मिलेगा. अच्छा न्यूज़ एंड अच्छा मार्केट मिलेगा, खराब न्यूज़ एंड खराब मार्केट मिलेगा. आपको खराब न्यूज़ एंड अच्छा मार्केट मिलेगा तो अच्छा है, बेच दो, बट वो नहीं होगा. अच्छा न्यूज़ एंड अच्छा मार्केट मिलेगा. सो इसलिए 2008 में खराब न्यूज़ था और खराब मार्केट भी था. वो समय में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए. और 2007 में अच्छा न्यूज़ और अच्छा मार्केट था. वो समय में बेचने के लिए इंटरेस्ट चाहिए. सो इसलिए ये फाइनेंस नॉलेज नहीं चाहिए, टेम्परामेंट चाहिए. वॉरेन बफेट बोलता है ये टेम्परामेंट में पैसा बन सकता है, नॉलेज नहीं चाहिए. सबको पता था कि 2007 में सब कुछ ऊपर था, सबको पता था 2008 में सब कुछ नीचे था, सबको पता था 2024 में सब कुछ ऊपर था. लेकिन ये सब टेम्परामेंट का गेम है, इन्वेस्टिंग टेम्परामेंट का गेम है. और वो गेम वो क्यों गेम बोलता हूँ, क्योंकि सबको पता है, लेकिन सब लोग 2024 में सोचा नहीं कि ये टेम्परामेंट में ये साल में कॉशियस रहना है. ये लोग सोचा नहीं. सब लोग 2024 में ही इन्वेस्ट किया. 2026 जनवरी में सबको पता था गोल्ड और सिल्वर ऊपर था, बट लेकिन क्यों इन्वेस्ट किया मुझे पता नहीं है. Okay. So what you are saying is कि जब अच्छी न्यूज़ है और अच्छा मार्केट है तो बेचने का समय है, जब न्यूज़ उतनी अच्छी नहीं है और मार्केट बुरी है तब खरीदने का समय है. Just as a simple summary of what you said, right? Okay. हाँ. Okay, wonderful. तो नरेंद्र सर, we are all big believers of asset allocation. आपने अभी खुद भी बोला था कि so asset allocation is very important. आपने एक बार रिसेंटली ये बोला था that it's time to move towards asset allocation and also take higher risk in equity in 2026. This is as per what you recently said. तो आप मुझे ये बताइए कि आज के समय में नरेंद्र सर, अगर एक इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो हमें कैसे वो पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना चाहिए इन 2026? ऐसा हर एक आदमी का रिस्क प्रोफाइल डिफरेंट है. आई मीन उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट और पैसा है डिफरेंट है. सो इसलिए ये एक मॉडल नहीं होता है. एक ही है कि हाई लेवल एटलीस्ट एट अ हाई लेवल समवेयर डेट होना चाहिए, क्योंकि डेट में ही लोग इन्वेस्ट करने के लिए सोचते नहीं हैं अभी. और गोल्ड और सिल्वर का रिस्क लेवल ऊपर बढ़ गया है. इन अर्लियर साइकिल में गोल्ड और सिल्वर बहुत लो रिस्क एसेट था. अभी गोल्ड और सिल्वर का रिस्क एसेट बन गया. प्रेशियस मेटल नॉर्मली एक लो रिस्क एसेट था, अभी हाई रिस्क एसेट है. जब मार्केट गिरता है वो भी गिरता है, मार्केट ऊपर जाता है ये भी ऊपर जाता है. सो ये इक्विटी मार्केट जैसा बन गया गोल्ड और सिल्वर अभी जी. तो इसलिए जनरली हमेशा बोला जाता है कि ये नेगेटिवली कोरिलेटेड है, हमेशा इन्वर्स चलते हैं. बट ये 2024, 25, 26 का तेजी के बाद ये तो पॉजिटिवली कोरिलेटेड रिस्क एसेट बन गया. इसलिए अभी डेट में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए.
इक्विटी में एसआईपी शुरू भी करना चाहिए और ओल्ड एसआईपी अभी इन्वेस्ट भी करना चाहिए मेरे ख्याल से। ओके और ये क्लियर है। उसके अलावा आई मीन ऐसा नहीं है कि आज मार्केट बहुत सस्ता है, ऐसा नहीं है। आई मीन मार्केट 2020 का सस्ता लेवल अभी भी नहीं आया है। जी इसलिए एसआईपी करना चाहिए, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। ओके ओके सो लेट्स से कि अगर हमें अपने पोर्टफोलियो में एक्विटीज, गोल्ड और डेट का कॉम्बिनेशन रखना है, कमोडिटीज बेसिकली गोल्ड एंड सिल्वर, तो एक्विटी में जो है हमारे कौन से कैटेगरीज ऑफ फंड्स इज अ मस्ट हैव? तो ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन रिस्क एपेटाइट एंड फाइनेंशियल गोल्स हम बहुत सारे फंड्स डाल सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसी वो कौन सी एक्विटी फंड कैटेगरी है जो एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में मस्ट हैव है? क्या है कि हमारा जजमेंट है, आई मीन 28 इयर्स ऑफ ICICI प्रूडेंशियल में लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन करेक्ट टाइम में बाहर आने के लिए नहीं आते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ इन्वेस्ट करना है ना, वो कैटेगरीज कैसा होना चाहिए कि इन्वेस्ट करो और उसके बाद बाहर नहीं आना है। इसलिए बैलेंस्ड एडवांटेज जैसा कैटेगरी, एग्रेसिव हाइब्रिड जैसा कैटेगरी और मल्टी एसेट जैसा कैटेगरी, इक्विटी सेविंग्स जैसा कैटेगरी, ये सब अच्छा है। और विद इन इक्विटी फ्लेक्सी कैप जैसा कैटेगरी, बिजनेस साइकिल जैसा कैटेगरी, वैल्यू जैसा कैटेगरी, और जहाँ जहाँ वेरी वेरी नैरो थीम है वो कैटेगरी हम उतना लोग ये मास शो में रेकमेंड नहीं करते हैं, बिकॉज लोग अंदर आते हैं बट बाहर आना चाहिए। एक नैरो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में इन्वेस्ट कर सकता है, खराब ही नहीं है। बहुत सारा लोग 2005 में इंफ्रास्ट्रक्चर में लिया था, 2005 to 7 2 साल का रिटर्न इतना अच्छा आया था, बट कितना लोग 2007 में बाहर आया। यही है कि नैरो कैटेगरी में बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अंदर भी आना है, बाहर भी जाना है जी। लेकिन बैलेंस्ड एडवांटेज जैसा कैटेगरी में अंदर आ सकता है, बाहर आना भूल गया, वो प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। वही हमारा व्यू है। इसलिए कि नैरो थीम्स में अंदर भी आना है, बाहर भी आना है, लेकिन ब्रॉड थीम है वहाँ अंदर आना इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाहर नहीं आ गया प्रॉब्लम नहीं है। सो बेसिकली अगर आपने किसी थीम में या किसी नैरो थीम में इन्वेस्ट किया है तो टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता रहना चाहिए कब आप इन्वेस्ट करें, कब आप निकालेंगे। लेकिन व्हेन वी लुकिंग एट ब्रॉडर कैटेगरीज, फ्लेक्सी कैप्स हो गए, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स हो गए, इसमें अगर आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट टाइमिंग। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, राइट? या एंड हाइब्रिड कैटेगरीज आर सुपीरियर टू प्योर इक्विटी ऑल्सो, जी, क्योंकि वहाँ एसेट एलोकेशन होता है, लेकिन इक्विटी में फ्लेक्सिबल कैटेगरी से सुपीरियर टू नैरो कैटेगरीज, बट हाइब्रिड कैटेगरी सुपीरियर है आई मीन इक्विटी कैटेगरीज से। अच्छा, पर नरेंद्र सर, हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं फॉर बेटर रिटर्न्स। डू यू थिंक हाइब्रिड कैटेगरीज भी हमें उतने ही रिटर्न्स दे सकते हैं जितने हमें इक्विटी फंड्स दे सकते हैं? What would you सब say? ऐसा आंसर सर्टेनिटी नहीं होता है, लेकिन सब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न होता है, और उसके कारण रिस्क एडजस्टेड रिटर्न में मेरे ख्याल से आई मीन एग्रेसिव हाइब्रिड का कैटेगरी का रिटर्न देख लो, इक्विटी एंड डेट या एग्रेसिव हाइब्रिड या बैलेंस्ड एडवांटेज या मल्टी एसेट, ये सब का कैटेगरी का आप ही रिटर्न देख लो। पर इंडिया में एक कल्चर हुआ है कि इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा तो 15% आ जाएगा। वो सर्टेन नहीं है, सर्टेन नहीं है। नहीं है। ये क्या बहुत सारा लोग को मैं बोलता हूँ ऐसा सर्टेन नहीं है, लेकिन लोग सुनता नहीं है, बिकॉज समवेयर एक उनका मन में आ गया, बिकॉज 2020 to 24 फेज में 15% रिटर्न आना बहुत आसान था, बट 2020 to 24 जैसा फेज उसके बाद रहेगा या नहीं पता नहीं है। इसलिए वो फेज 2004 to 7 में ऐसा एक फेज था, 2020 to 24 एक फेज था, आई मीन 92 to 94 एक फेज था। एक फेजेस में 15% रिटर्न बहुत आसान से आता है, लेकिन सब टाइम में 15% रिटर्न उतना आसान से नहीं आता है। जी, ओके
All right. Okay. So Naren sir, now let me ask you a question around valuations, right? हम बोलते हैं कि जब सस्ता हो तो खरीदो, जब अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं या जब महंगा हो गया तो बेच सकते हैं. लेकिन जब हम वैल्यूएशंस की बात करते हैं ना, एज एन इन्वेस्टर, मुझे कब पता चलेगा या कैसे पता चलेगा कि नाउ इट इज़ एट अ लो वैल्यूएशन, नाउ इट इज़ एट अ हाई वैल्यूएशन, राइट? तो एज एन इन्वेस्टर जब हम वैल्यूएशंस की बात करते हैं, हाउ कैन इन्वेस्टर्स टेल इफ अ म्यूचुअल फंड इज एक्सपेंसिव और इज इट चीप? और ऑल्सो की जो करंट वैल्यूएशंस होती हैं वो हमारे फ्यूचर रिटर्न्स को कैसे इम्पैक्ट करती हैं? क्या हम क्या बोलते हैं, लेकिन उसमें पीपल कैन हैव डिबेट जब आर बैलेंस. हम हमारा फैक्ट शीट में एक हर एक महीना एक प्रेजेंटेशन करते हैं वैल्यूएशन में. वो Okay. वैल्यूएशन सस्ता ही नहीं हुआ है, आफ्टर 2020 सस्ता ही नहीं हुआ है. जी. बट ये प्रेजेंटेशन में कंटिन्यूसली किया है हमारा मंथली फैक्ट शीट में, जो वेबसाइट में फ्री है और दिखता है. लेकिन वो शीट में अभी तक सस्ता नहीं हुआ है. लेकिन अभी एटलीस्ट कॉस्टली फेस से निकल गया ये करेक्शन के बाद, बट सस्ता नहीं हुआ है. और एक्चुअली क्या है कि कोई एसेट क्लास बहुत दिन रिटर्न नहीं दिया ना, ऑटोमेटिकली सस्ता नॉर्मली होगा. सपोज 3 years रिटर्न 0 होता है ना, ऑटोमेटिकली वो एसेट क्लास सस्ता होगा. एक ही एसेट क्लास जैसा जहाँ नहीं हुआ, ये जापानीज इक्विटी था, जहाँ 30 साल मार्केट गिरने के बाद या रिटर्न देने के बाद भी उतना सस्ता नहीं हुआ, बट वहाँ भी अगला 2-3 साल से अच्छा रिटर्न आया. बट अदरवाइज बहुत दिन एक एसेट क्लास में रिटर्न नहीं दिया ना, उसके बाद नॉर्मली ये वर्ल्ड में एसेट एलोकेशन वैल्यूएशन सस्ता होता है. बट अदरवाइज कैसा वैल्यूएशन देखना है बोल सकता हूँ. प्राइस टू अर्निंग्स ट्रेलिंग देख लो, मार्केट कैप टू जीडीपी देख लो, प्राइस टू बुक देख लो, डिविडेंड यील्ड ऑफ द इंडेक्स देख लो, ये चारों देख लो. बट इसके लिए थोड़ा फाइनेंस नॉलेज चाहिए. फाइनेंस नॉलेज जिसके पास नहीं है, बेस्ट इज पास्ट बैड रिटर्न. वेरी बैड रिटर्न इज वेरी गुड सब्स्टिट्यूट ऑफ गुड वैल्यूएशन. Past very high return is a substitute of high valuation. Bad valuation. Okay. So, like I said कि आज का जो करंट वैल्यूएशन है वो हमारे फ्यूचर रिटर्न्स को कैसे इम्पैक्ट करता है. लेट मी आस्क विद एन एग्जांपल, राइट? स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स फॉर एग्जांपल काफ़ी ओवर वैल्यूड थे फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम इन द लास्ट 3-4 years. लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि उनमें काफ़ी करेक्शन हुआ है एंड शायद वैल्यूएशन थोड़े कम हुए हैं. सो डू यू थिंक कि अगर अभी हम मिड या स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं, चलो लेट्स स्पेसिफिकली से स्मॉल कैप्स, शायद हमें आगे जाके अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे क्योंकि अभी काफ़ी करेक्शन हुआ है? अभी उतना उतना कॉस्टली नहीं है, बट सस्ता भी नहीं है. लार्ज कैप इतना जैसा ज़्यादा जो महंगा था उसके रिलेटिव लार्ज कैप जैसा, लार्ज कैप जैसा हो गया. स्मॉल कैप का रिस्क ज़्यादा है, बट सस्ता भी नहीं है, कॉस्टली भी नहीं है. इसलिए आई थिंक हायर रिटर्न आ सकता है विथ हायर रिस्क अभी स्मॉल कैप में. विच इज़ फेयर. आई थिंक ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड कि स्मॉल कैप्स में रिस्क होता है एंड अगर आप उसमें इन्वेस्ट करें आपको वो सोच के रखना चाहिए कि रिस्क होगा, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगा शायद. बट ऑफ कोर्स यू आर सेइंग कि अभी उतना महंगा भी नहीं है और सस्ता भी नहीं है, सो इट्स लाइक ओके एट दिस टाइम, न्यूट्रल. ऑलराइट. Okay, could we say that जो मिड एंड स्मॉल कैप्स होते हैं उनको लोग थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं? जब everyone chases मिड एंड स्मॉल कैप्स, नरेन सर, आप उनको रेकमेंड करते हैं कॉशन. टेल मी व्हाई. सी, इन्वेस्टिंग में क्या है ना, एनी एसेट में बहुत सारा बायर है, वो एसेट क्लास में कॉशन दिखना है. एनी एसेट क्लास में कोई एवरीवन इज अ सेलर, यू हैव टू बी बुलिश. जी. सो आज देखेंगे तो लास्ट 12 months में देखेंगे तो FII सेलर है, कंटिन्यूस सेलर है. इसलिए हम एसेट एलोकेशन रेकमेंड करते हैं, इसलिए हम हाइब्रिड फंड रेकमेंड करते हैं. If FIIs were very big buyers, no, then we would be cautious. But because FIIs are big sellers,
We keep recommending hybrid funds, but domestic institutions are very big buyers. Yes. So because if domestic institutions are very big buyers and FIs are very big buyers, you have to be very cautious. If domestic institutions are very big sellers and FIs are also seller, you have to be extremely bullish. Bullish. We have been in the middle. So इसलिए हम asset allocation recommend करते हैं क्योंकि domestic institutions have been very bullish, FIs have been very bearish. So इसलिए we are in the middle. So we have been telling people asset allocation. एक फेज था 2010, 11, 12, 13 में, वहाँ FIs were buyer, domestic institution were seller. So at that time also we can recommend asset allocation. If FIs and domestic institution both turn seller, be very bullish. Both turn buyer, you turn very bearish. This is the simple frameworks that हम use करते हैं. क्यों ये सब फ्रेमवर्क क्यों यूज करते हैं? सबको प्राइस टू अर्निंग, सबको ROE, ये सबको पता नहीं चलेगा. ये सब प्रिंसिपल यूज कर सकता है, सब लोग यूज कर सकता है, इसलिए ये सब हम रेकमेंड करते हैं. ओके, यू नो, बेस्ड ऑन द कॉन्वर्सेशन आई एम हैविंग विद यू राइट नाउ, मुझे लगता है कि आप बहुत ही कॉन्ट्रेरियन अप्रोच फॉलो करते हैं इन जनरल. इज दैट ट्रू नरेंद्र सर? जरूर. हम कॉन्ट्रेरियन नहीं था तो जनवरी में हम गोल्ड सिल्वर में एक्सट्रीम कॉशन नहीं रेकमेंड कर सकता था. हम कॉन्ट्रेरियन नहीं था तो 2024 में हम कॉशन स्मॉल एंड मिड कैप में नहीं दे सकता था. 2020 में हम एक्सट्रीमली बुलिश था इक्विटी में, अगेन बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रेरियन. बिकॉज हमारा लर्निंग है कि 50 साल US में बहुत इन्वेस्टिंग थियोरी डेवलप हुआ. वो थियोरी डेवलप में क्या हुआ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए क्या करना चाहिए, कॉन्ट्रेरियनिज्म करना चाहिए, उसके बाद थोड़ा रिसर्च भी करना चाहिए. ये दोनों करेगा तो अच्छा होता है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके वही बल्क ऑफ द थियोरी था. एक गुरु है सेथ क्लारमैन करके, उसने बोला कि कॉन्ट्रेरियन विद अ कैलकुलेटर वर्क्स बेस्ट. सो इसलिए वो फ्रेमवर्क में कॉन्ट्रेरियन अलोन वॉन्ट वर्क, क्योंकि उसके कारण तो आप एम्बेसडर कार का ओनर का शेयर या ऐसा कुछ लिया होगा, ये एक मोबाइल एक लैंडलाइन फ़ोन का कंपनी लिया होगा, वो शेयर तो ज़ीरो भी गया हो सकता है. लेकिन कॉन्ट्रेरियन विद सम रिसर्च करना चाहिए, वो वर्क होगा. क्योंकि कॉन्ट्रेरियनिज्म का मतलब क्या है कि बहुत सारा सेलर है, फ्यू बायर है, उसके कारण दैट मॉडल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए वर्क होता है. हम ट्रेडर नहीं है, हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का पब्लिक मनी मैनेज करते हैं, इसलिए वही करना है हमको. ओके, वंडरफुल. ऑलराइट, नाउ लेट मी आस्क यू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. वैल्यूएशन की हमने बात करी एंड आई थिंक आई गॉट अ ब्यूटीफुल आंसर फ्रॉम यू. नाउ लेट मी टॉक अबाउट डिसिप्लिन. ठीक है, सो टेल मी नरेंद्र सर कि लेट्स से दो इन्वेस्टर्स हैं. एक इन्वेस्टर ऐसा है जिसको शायद इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है, बट थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो बहुत डिसिप्लिन्ड है. और एक दूसरा इन्वेस्टर है जिसको शायद बहुत नॉलेज है, ही और शी अंडरस्टैंड्स इन्वेस्टिंग, डिफरेंट प्रोडक्ट्स रियली वेल, लेकिन वो उतना डिसिप्लिन नहीं है. आपको क्या लगता है कि कौन से इन्वेस्टर को, विच इन्वेस्टर विल डू बेटर? See, that disciplined investor का प्रोसेस ठीक होना चाहिए. If that disciplined investor का प्रोसेस ठीक है, वो 5 साल मंदी के बाद लेगा, 5 साल बहुत तेजी के बाद बेचेगा. ऐसा डिसिप्लिन, एक अच्छा प्रोसेस भी चाहिए, उसके बाद वो डिसिप्लिन करेगा तो बहुत पैसा बनेगा. लेकिन रॉन्ग प्रोसेस है, 5 साल तेजी के बाद लेगा, वही उसका डिसिप्लिन है, देन तो पैसा वो जाएगा. सो अच्छा प्रोसेस के बाद एक डिसिप्लिन फॉलो करेगा तो अच्छा पैसा बनेगा. ओके, लेट्स जस्ट से कि जो डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर है वो सिर्फ SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है, तो टाइमिंग कर ही नहीं रहा है. That's it. Only SIP, and maybe in just 1 or 2 good funds, and that's it. Do you think he will make more money? या फिर a smart investor जो शायद disciplined तरीके से नहीं कर रहा है, लेकिन what do you think would be better then? But suppose SIP सिल्वर में जनवरी 2026 में ही वो स्टार्ट किया, या स्मॉल कैप 2024 में ही स्टार्ट किया,
वो इन्वेस्टर देन 20 साल के लिए करना है वो SIP सिल्वर में या जी। स्मॉल कैप में, देन पैसा जी। बनेगा। बट जो आदमी 2020 में स्मॉल कैप शुरू किया SIP या 2023 में सिल्वर में शुरू किया, वो आदमी बहुत पैसा बनेगा। बट 2026 जनवरी में ही SIP शुरू किया, so you can start an SIP, but SIP should not be started at 3-year high or 5-year high. The discipline has to be that the SIP should start today. If you start SIP today in small cap, is it a good idea? It's a good idea. Silver not yet, because it is 2 months from the peak. So wait for some more time. ओके, बट डू यू थिंक नरेंद्र सर SIP के लिए टाइमिंग जरूरी होता है अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं? मान लीजिए 10 साल के लिए SIP है। 10 साल 20 साल, मैं तो वैल्यू फंड 21 ईयर्स से इन्वॉल्व हूँ। पहला 7 साल मैनेज किया, फिर से अभी 5 साल से मैनेज कर रहा हूँ। बहुत कम SIPs है जो 2004-5 में स्टार्ट किया आज तक है। लोग मुझे बोलते हैं मैं 20 साल के लिए SIP करूंगा। 20 साल के लिए SIP करेगा तो कब भी स्टार्ट होगा, प्रॉब्लम नहीं है। अब 2024 में भी स्मॉल कैप SIP स्टार्ट करेगा, प्रॉब्लम नहीं है। बट लोग करता नहीं है। मुझे बोलता है 20 साल के लिए करेगा, बट करता नहीं है। 20 साल के लिए 2024 में SIP शुरू करेगा, 2044 तक SIP करेगा, उसका इन्वेस्टर एक्सपीरियंस ठीक रहेगा। 2026 जनवरी में जो आदमी सिल्वर ETFs में SIP स्टार्ट किया, 2046 जनवरी तक सिल्वर SIP करेगा, उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। बट कितना लोग करेगा, मैं सोचता हूँ नहीं करेगा। मेरा इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस में जो हम देखा है ICICI में, वो 20 साल SIP जो लोग बोलता है वो 20 साल करेगा या नहीं मुझे पता नहीं है। एक्चुअली 20 साल के लिए करेगा तो प्रॉब्लम ही नहीं है SIP में। जी, एंड आई थिंक नरेंद्र सर दैट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि हम देखते हैं कि मार्केट्स तो इतना बड़ी हैं। अगर आप 20 साल मार्केट का परफॉर्मेंस देखिए तो इट्स बिन कमेंडेबल, लेकिन क्या इन्वेस्टर्स ने उतना पैसा बनाया है जिस हिसाब से मार्केट ग्रोथ हुआ है? मे बी नॉट, बिकॉज यू राइटली सेइंग कि हम शायद इतने लंबे समय तक अपना इन्वेस्टमेंट्स रखते ही नहीं है या अपने इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू ही नहीं करते हैं, राइट? सो या वही बोल रहा हूँ। सी हमारा एंटायर एक्सपीरियंस ऐसे में क्या है कि लॉन्ग टर्म बोल के लोग मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म करते हैं। लॉन्ग टर्म आदमी लॉन्ग टर्म रहना है। जो लोग लॉन्ग टर्म रहेगा उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा, बट लॉन्ग टर्म आदमी शॉर्ट टर्म कर देता है, यही प्रॉब्लम है। ओके ओके, सो नरेंद्र सर, हम SIP की इतनी बात करते हैं, आई थिंक एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि SIP एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन तरीका है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन क्या हम SIP में भी कभी गलत हो सकते हैं? डू यू थिंक वी कुड गो रॉन्ग? ऐसा क्या सिनारियो हो सकता है जहाँ पे SIP के तरीके से भी शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ? SIP शॉर्ट टर्म में नहीं करना चाहिए। ओके, व्हिच यू जस्ट सेड, यस। यही है, और शॉर्ट टर्म में करेगा। आइडियली मैं SIP एक वॉलेटाइल एसेट क्लास में करूँगा, और मार्केट जब बहुत ऊपर नहीं है शुरू करूँगा। लाइक आज स्मॉल कैप में शुरू करूँगा, 2020 में भी करूँगा, 2019 में भी करूँगा, लेकिन एक एसेट क्लास 52 वीक हाई में है। आज मैं नैस्डैक में, सब लोग को SIP नैस्डैक में करना है, मुझे नैस्डैक में SIP करना है, मुझे नहीं करना है आज, बिकॉज नैस्डैक आज भी ऑल टाइम हाई में है। सो इसलिए मैं थोड़ा केयरफुल रहूँगा नैस्डैक में। बट लोग बोलते हैं नैस्डैक में करो करके। सी क्या है कि SIP में भी क्या है कि जो एसेट क्लास बहुत अच्छा किया है अगला 10-20 साल में, वो एसेट क्लास में आज शुरू करूँगा नहीं करूँगा, वही मेरा एक ही है। उसके अलावा बट 20 साल के लिए करने के लिए तैयार है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी SIP नहीं। ओके, अच्छा, तो नरेंद्र से एक बात बताइए, आज के टाइम में ना हम स्मॉल कैप्स में फॉर एग्जांपल हर रोज वॉलेटिलिटी है, नॉट जस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर कोई इन्वेस्टर डेली SIP करता है इन अ स्मॉल कैप फंड, डू यू थिंक इट विल बेनिफिट हिम? आपने बोला स्मॉल कैप में अगर आप SIP अभी करोगे तो इट्स अ गुड टाइम, राइट? लेकिन अगर डेली SIP करेंगे, डू यू थिंक इट विल बी बेटर या इट वोंट मेक अ डिफरेंस? डेली से लॉन्ग टर्म करना है, लॉन्ग टर्म मोर इम्पोर्टेंट है डेली से। लॉन्ग टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है डेली से।
Okay, fair enough. So I think we have your answer. चाहे आप डेली करो, मंथली करो, doesn't matter, लॉन्ग टर्म के लिए करो, right? That's the most important thing. All right, okay. So now tell me one more thing. बहुत सारे जो फंड मैनेजर्स होते हैं, वो उनका एक प्रोसेस रहता है टू मैनेज देयर फंड्स, राइट? एंड आई थिंक हर असेट मैनेजमेंट कंपनी का भी एक प्रोसेस रहता है. सो टेल मी नरेंद्र सर, हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम द अदर फंड मैनेजर्स, और ऐसा क्यों है कि आपके इतने सारे फंड्स आउट परफॉर्मर्स हैं? आप ऐसा क्या अलग करते हैं? ये क्वेश्चन का आंसर आसान नहीं है. क्या है कि प्रोसेस डेवलप करते हैं हम, एनालिस्ट को रिक्रूट करते हैं, वो एजुकेटेड एनालिस्ट को रिक्रूट करते हैं, उसके बाद स्लोली हमारा प्रोसेस को करते हैं, उनके बाद डिसिप्लिन तरीके से एक कंपनी को मैंने रिसर्च करते हैं, हर एक फंड को एक डिसिप्लिन में प्रोसेस करते हैं. हमारा बेसिक प्रिंसिपल है कि एक अच्छा प्रोसेस क्रिएट करो और डिसिप्लिन तरीके से वो प्रोसेस को फॉलो करो. उसके बाद इंट्रोस्पेक्ट करो, जब एक मिस्टेक आता है तो एक इंट्रोस्पेक्ट करो, कैसा प्रोसेस को चेंज करना चाहिए. उसके बाद अगेन डिसिप्लिन तरीके से वो प्रोसेस करो, और एक मिस्टेक करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि कैसा ये प्रोसेस को चेंज करना है. सो जापानीज़ का एक स्टेटमेंट था 80s में, काइजन करके. काइजन क्या है कि कंटिन्यूसली इम्प्रूव और आफ्टर सम मिस्टेक, सो वो कंटिन्यूसली करते रहते हैं. और इंटरनली मेरा यंग टीम है, वो लोग कंटिन्यूसली कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन इम्प्रूविंग, वही करते रहते हैं. और नया मिस्टेक करते हैं, ओल्ड मिस्टेक्स भी करे, मे बी एक टाइम रिपीट भी हो सकता है. हमारा बिजनेस क्या है कि अरिथमेटिक नहीं है. लोग सोचते हैं इन्वेस्टिंग अरिथमेटिक है. 2-3 बार आप इन्वेस्ट करो पर्सनली, आपको पता चलेगा ये अरिथमेटिक नहीं है. अरिथमेटिक है तो ऑलवेज करेक्ट जाएगा, ऐसा नहीं होता है. एक बार अच्छा थप्पड़ मारेगा मार्केट आपको, इसलिए ये अरिथमेटिक नहीं है. सो इसलिए कंटिन्यूअस लर्निंग चाहिए. कंटिन्यूअसली जब मिस्टेक होता है कैसा लर्न करना है वो मिस्टेक से, कैसा वो मिस्टेक नहीं रिपीट करना है, क्या लर्निंग है वो मिस्टेक से, कंटिन्यूअसली ऐसा करना चाहिए. और बिगेस्ट जॉब कैसा है कि सबको पता नहीं है कि आधा लोग को पता नहीं है कि इन्वेस्टिंग अरिथमेटिक नहीं है. अरिथमेटिक में एक ही आंसर है और गलत नहीं जा सकता है. यहाँ तो गलत जाते रहेंगे. हमको पता है क्या कि पता था क्या 2 महीने पहले ऐसा वॉर होगा? पता ही नहीं था ऐसा ईरान वॉर होगा. आज भी पता है क्या अगला 2 महीने में क्या होगा ये वॉर में? पता नहीं है. सो इसलिए क्या है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और करते रहेंगे. और हमारा जॉब है पब्लिक मनी मैनेजमेंट, ये तो बहुत डिफिकल्ट जॉब है, कंटिन्यूअसली ये करना है. ओके, सो नरेंद्र सर, अभी आपने बोला कि गलतियां होती हैं तो हम कंटिन्यूअसली प्रोसेस को चेंज करते हैं, एंड द होल काइजन फिलॉसफी, विच इज़ ग्रेट. सो आप मुझे ये बताइए नरेंद्र सर, इन योर एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग सो मेनी फंड्स ओवर सो मेनी ईयर्स, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी गलती एट सम पॉइंट क्या हुई थी, एंड आपने क्या चेंज किया इन द प्रोसेस टू मेक इट बेटर? 2009 मार्च टू मई में थोड़ा और भी बुलिश होना था मैं, 2009 मार्च टू मई में. और उस समय में उतना बुलिश नहीं था मैं. 1-2 फंड में, मेरा वैल्यू फंड और टैक्स प्लान में मैं बुलिश था, लेकिन सब 1-2 फंड में मैं उतना बुलिश नहीं था. जब मैं वापस देखता हूँ 2009 मार्च में, मैं क्यों बुलिश नहीं था मुझे समझ में नहीं आता है. वो एक गलत मुझे दिखता है मुझे. और क्या होता है कि सम इंडस्ट्रीज ना प्रॉफिट बनना बहुत मुश्किल है. पेपर सेक्टर, टी प्लांटेशन, ये सब सेक्टर्स में मैंने जो काम किया है, इतना नॉलेज लगाया है, टेक्सटाइल्स, ये सब में ना उतना प्रॉफिट नहीं आया. जो मैं काम किया है उतना आउटपुट नहीं आया. वो वॉरेन बफेट से सीखना था कि वो बर्कशायर हैथवे को टेक्सटाइल कंपनी से इंश्योरेंस कंपनी कन्वर्ट कर दिया. वो मुझे सीखना था, मैं जल्दी नहीं सीखा उसमें. सो अगेन मैं बोलता हूँ कंटिन्यूसली हर एक साल एक मिस्टेक करता रहता हूँ, उससे एक लर्निंग करता है.
और करते रहेंगे और उसमें लर्निंग करेंगे. Okay, all right. So now let me ask you a little personal question, Narendra, and I hope you can give me the answer. I want you to tell me कि आपका जो पर्सनल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है वो आप कैसे मैनेज करते हैं. आपके पोर्टफोलियो में क्या क्या आपकी फेवरेट कैटेगरीज हैं. व्हाट इज़ योर पोर्टफोलियो लुक लाइक. हम जानना चाहेंगे कि वन ऑफ द बिगेस्ट फंड मैनेजर्स का पोर्टफोलियो कैसा लगता है. क्या है कि इंडिविजुअली मैं आंसर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने क्या किया है कि बेसिकली एक एनी एरिया बहुत अंडर परफॉर्म किया है तो वो एरिया देखता हूँ. सो इसलिए जब 2024 में चाइना और ब्राज़ील अच्छा नहीं किया था उस समय मैं देखा था. अदरवाइज मैं तो एसेट एलोकेशन का फैन हूँ, और एनीथिंग टू डू विथ एसेट एलोकेशन and those kind of areas. मेरे ख्याल से many of the SIF funds are also like asset allocation. So इसलिए ये सब specialized investment fund भी asset allocation में कर रहा है. So इसलिए मेरा view है कि asset allocation is the best way to invest in mutual fund industry today. वही मेरा view है अभी. और specialized investment fund भी interesting area है अभी, और वो area develop होगा. वहाँ भी हम continuous learning कर रहे हैं और वो एरिया भी डेवलप होगा. ओके, बट जस्ट अ लिटिल फॉलो अप. अगर हम नरेंद्र सर का पोर्टफोलियो देखें कि हमें उसमें बहुत सारे हाइब्रिड फंड्स दिखेंगे, कंसिडरिंग यू लव एसेट एलोकेशन. है और कोई फंड में कोई एसेट क्लास में बहुत बड़ा नेगेटिव रिटर्न आया है तो मुझे मेल भेज दो, मैं वो एरिया देखूंगा. कोई भी एरिया जहाँ रिटर्न ही नहीं आया है और रिटर्न बहुत ख़राब है, वो एरिया मैं देखने के लिए तैयार हूँ. मेरा व्यू है कि बहुत सारा एसेट क्लासेस मीन रिवर्ट होगा. सो कोई एसेट क्लास बहुत खराब किया है वो एसेट क्लास देखने के लिए तैयार हूँ. ओके, बट यू थिंक एनी एसेट क्लास जो बुरा करता है उसमें अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें मैंने बोला ना कॉन्ट्रेरियन विथ रिसर्च. सो पहला कॉन्ट्रेरियन होना चाहिए, उसके बाद रिसर्च करना चाहिए. वो दोनों करने के बाद मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ ऑलवेज. ओके, सो सर इवन एज अ फंड मैनेजर आप जो कॉन्ट्रेरियन अप्रोच अगर फॉलो करते हैं तो आपका क्या प्रोसेस रहता है. व्हाट इज योर प्रोसेस टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर एग्जांपल इन योर फंड्स. आप क्या देखते हैं. देखते हैं कि कैसा थिंग्स इम्प्रूव हो सकता है अगला 3 साल 5 साल में, हो सकता है या नहीं. तो वो बहुत आसान है. मेटल स्टॉक्स एंड ऑल में बहुत आसान है. हमने एक सोचा कि टेलीकॉम में भी 2 सर्वाइवर होगा इंडिया में, वो वर्क हुआ. ऐसा लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए कि क्या हो सकता है एक सेक्टर में लॉन्ग टर्म में. आज जहां बहुत बेरिश है, लोग उसके बाद सोच के कि 2-3 साल में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो सोच के इन्वेस्ट कर सकता है. और उसमें कहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो फ्रेमवर्क में हम देखते हैं, और मेरा कलीग्स बहुत हेल्प करता है उसमें. मेरे कलीग्स करता है रिसर्च उसमें. मैं आइडेंटिफाई करता हूँ और रिसर्च वो लोग करते हैं एक्चुअली. जी, सो जस्ट गोइंग अ लिटिल डीपर इनटू दिस एंड जस्ट finishing this part of the conversation with this question कि let's say कि as a एक पोर्टफोलियो में आपने एक कंपनी को सिलेक्ट किया, some company stocks which you believe कि अच्छा करेंगे, अभी वो शायद बहुत सस्ते में मिल रहे थे, तो as a fund house you chose to invest in that company. लेकिन let's say कि फंडामेंटली शायद वो कंपनी उतना अच्छा नहीं है. हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट. क्योंकि जब आप रिसर्च की बात करते हैं, लेस वैल्यूएशन विद गुड रिसर्च, तो आप एक कंपनी में वो क्या क्या पैरामीटर्स को देखते हैं जिसके बेसिस पे आप बोलते हैं कि अभी सस्ते में है लेकिन आगे जाके अच्छा करेगा एंड दिस शुड बी अ बेट दैट वी शुड टेक एट दिस पॉइंट. सो डू यू लुक एट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डू यू लुक एट अर्निंग्स, वो क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जो आप देखते हैं. नहीं होता है वो. बहुत एक सिंपल आंसर नहीं हो सकता है उसको. बहुत कुछ देखते हैं. सी लाइक टेलीकॉम में क्या होता है, सबके पास टेलीफोन था, वो किसी का फ़ोन उठा दिया तो पर्स भी उठा सकता था, लेकिन फ़ोन उनको बहुत क्लोज था सबका. और मैं सोचा कि इसलिए टेलीकॉम बहुत इम्पोर्टेंट था. पावर सेक्टर बहुत लोग सोचा थे कि पावर ही नहीं चाहिए. हम सोचा कि पावर बिना हम नहीं रह सकते हैं, इसलिए पावर रिकवर होगा करके हम सोचा. ऐसा कंटिन्यूसली हम देखना. इसलिए ये आप एंटायर रिसर्च प्रोसेस का क्वेश्चन पूछ रहा है,
वो एक सिंपल आंसर नहीं है उसका, बहुत कुछ देखना है। आई एग्री। सो I'm just क्या है saying, at least वो कुछ दो तीन high level points। गवर्नेंस देखना है, वो कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं, समटाइम्स वो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर को मिलते हैं, समटाइम्स वो कंपनी का कस्टमर को मिलते हैं, वो कंपनी का हिस्ट्री को देखते हैं। सो ये आई मीन वो इतना आसान क्वेश्चन आपने प्रश्न नहीं पूछा है, इसलिए वो क्वेश्चन बहुत कुछ काम करते हैं। नरेंद्र सर, आप आए, हम आपसे आसान क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं? आपसे तो हम मुश्किल सवाल ही पूछेंगे ना। वो सब देख के हम डिसाइड करते हैं। लेकिन ये कंपनी में बहुत डेट है, देन वो कंपनी में हम बहुत सोचने के बाद ही इन्वेस्ट करते हैं। बिकॉज हमारा एनालिसिस है कि डेट जहाँ ज़्यादा है वो कंपनी में हम देखने के बाद ही इन्वेस्ट करना है। वहाँ कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग आसान से काम नहीं होता है। जहाँ जहाँ उतना डेट नहीं है वहाँ मोर इजी है कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग करना। Okay, sure, wonderful. Okay, so now this question is around retirement, क्योंकि of course I do believe कि retirement एक बहुत important financial goal है investors के लिए। हर investor retirement के लिए अपना पैसा invest करता है। Now, you know, many people have this question कि मुझे retirement के लिए कितना पैसा चाहिए। Now, you're a part of PFRDA's expert committee for NPS, right? So, can you help us with this answer कि retirement के लिए ideally हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? ये भी बताइए नरेंद्र सर कि एनपीएस वर्सेस म्यूचुअल फंड्स, रिटायरमेंट के लिए हम कैसे इन दोनों प्रोडक्ट्स को स्ट्रक्चर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और वन इज बेटर देन द अदर फॉर इन्वेस्टिंग फॉर रिटायरमेंट? आई थिंक दोनों अच्छा है, और किसी को क्या लाइफस्टाइल चाहिए रिटायरमेंट के बाद भी चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन दैट कि क्या लाइफस्टाइल चाहिए। और इसलिए सेबी ने अभी नया लाइफ साइकिल फंड करके लॉन्च परमिशन दिया है, उसमें हम सब लॉन्च करेंगे परमिशन मिलने, सेबी से परमिशन मिलने के बाद। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग एरिया होगा लॉन्ग टर्म के लिए, रिटायरमेंट के लिए, और बहुत इंटरेस्टिंग एरिया सेबी ने क्रिएट किया है वहाँ। और उसके कारण आई थिंक वन मोर ऑप्शन होगा इन्वेस्टर्स के लिए जहाँ इन्वेस्ट करना। बट कितना पैसा चाहिए ये तो आंसर सस्ता नहीं है, बिकॉज जहाँ जहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता है, मेडिकल एक्सपेंस बढ़ता है, ये सब, और अभी एक टाइम में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्स था, अभी वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रहा है। वो क्वेश्चन का आंसर अगेन आसान नहीं है। ओके, बट देन इफ आई वाज टू लुक एट माय पोर्टफोलियो एंड से कि मेरे पोर्टफोलियो में थोड़ा एनपीएस होना चाहिए एंड थोड़ा मे बी अ लाइफ साइकिल फंड एज यू आर सेइंग, तो एनपीएस कितना परसेंटेज हो सकता है हमारे रिटायरमेंट के लिए? ऐसा आई डोंट हैव एन आंसर, मेरे पास जवाब नहीं है। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द एआई बबल नरेंद्र जी, क्योंकि यू नो ये बिलीव किया जाता है कि एआई इज़ अ बबल, बट एआई बहुत सारी इंडियन यू नो कंपनीज को इम्पैक्ट कर रहा है, इंडियन आईटी इंडस्ट्री को बहुत बड़े तरीके से एआई ने इम्पैक्ट किया है, एंड वी सी दैट विद द फॉल ऑफ निफ्टी आईटी, राइट? तो आपका क्या ओपिनियन है अबाउट एआई इन जनरल, राइट? कि डू यू थिंक इसका इम्पैक्ट होगा मार्केट में एंड यू नो लोगों पे? होगा। एआई मोबाइल फ़ोन तरीके से है। जब मोबाइल फ़ोन आया था हमको पता था कैसा मोबाइल फ़ोन हमारा लाइफ को चेंज करेगा? मुझे पता नहीं था। जिस दिन पहले आया था, एक इनकमिंग कॉल को एक भी बार मैं उठा नहीं था वो फ़ोन को, क्योंकि इनकमिंग कॉल का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा था। इसलिए एआई भी मोबाइल फ़ोन के तरीके से बहुत चेंज होगा हमारा लाइफ। कैसे चेंज होगा आज मुझे पता नहीं है, लेकिन चेंज होगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सभी लोग एआई को यूज़ करके उनका नॉलेज बेस इम्प्रूव करना है। और इंडियंस का एक बेनिफिट है कि सो फार जो टेक्नोलॉजी आया है उसमें हार्डवेयर में हम सक्सीड नहीं किया। हमने पर्सनल कंप्यूटर नहीं बनाया, हमने मोबाइल फ़ोन नहीं बनाया, अभी हम एआई चिप्स नहीं बनाया, लेकिन पर्सनल कंप्यूटर को यूज़ करके टेक्नोलॉजी सर्विसेज करना इंडिया किया था।
मोबाइल फ़ोन में भी बहुत कुछ किया था ऑन सर्विसेज साइड। मेरा होप है कि एआई में भी जब एआई सेटल होगा, इंडिया एआई सर्विसेज में समो करेगा। यह मेरा होप है एंड विश भी है, क्योंकि हर एक बार जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुआ, इंडिया ने सर्विसेज में सक्सीड किया, हार्डवेयर में सक्सीड नहीं किया। इसलिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ भी ये बार भी होगा, नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है कंट्री के लिए। Okay, fair enough. Okay, so now Naren ji, my other question to you is, हम ना आपने बोला था कि अगर हम कोई नैरो थीम सेलेक्ट करते हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें पता रहना चाहिए कि हम कब हम एंटर कर रहे हैं, कब हम एग्जिट कर रहे हैं. सो प्लीज़ हेल्प आवर व्यूअर्स अंडरस्टैंड कि इन टाइम्स टू कम, लेट्स से अगले 1 या 2 साल में आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से सेक्टर होंगे, ऐसी कौन सी थीम्स होंगी जो शायद अच्छा करेंगी? तो हमारा करंट व्यू है कि एनर्जी अच्छा करेगी, बिकॉज एआई को भी एनर्जी नीड है। ईरान वॉर के कारण भी एनर्जी का दाम बढ़ गया है, इसलिए एनर्जी एक अच्छा थीम दिखता है मुझे। और उसके अलावा मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट एक अच्छा थीम दिखता है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है आज। और इफ एनर्जी का प्राइस बढ़ेगा तो इंडिया का इंपोर्ट्स बढ़ेगा, इंडिया का इंपोर्ट्स बढ़ेगा तो रुपी ऐसा ही डिप्रिशिएट हो रहा है। इसके कारण आई थिंक एक्सपोर्ट्स का भी होप है। सो ये सब मेरा प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रेरियनिज्म में मैं देखता हूँ। मुझे पता नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थीम है या नहीं, मुझे पता नहीं है। और मेरा फ्रेमवर्क में वो नहीं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारा एआई स्टॉक्स ग्लोबली ऊपर गया है, इसलिए अभी ऊपर जाने के बाद इन्वेस्ट करना मेरा स्टाइल नहीं है। लेकिन यही मेरा व्यू है। ओके ओके। आपने थोड़ा एसआईएफ के बारे में भी बात किया था, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, तो थोड़ा हमें ये भी बताइए नरेंद्र जी कि हु शुड इन्वेस्ट इन एन एसआईएफ, लाइक किस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स वुड बी वेरी गुड अगर वो एसआईएफ में इन्वेस्ट करते हैं? हमारा व्यू है कि जो लोग 1 ईयर एंड अबव पीरियड एटलीस्ट हु कैन थिंक, जो लोग हमारा एसआईएफ में इन्वेस्ट करता है, अभी डेली एनएवी देख के का जो लोग देखते हैं उसमें सी द वे द फंड्स आर स्ट्रक्चर्ड, 1 साल के ऊपर पीरियड के लिए एटलीस्ट देखना चाहिए। हर एक दिन का एनएवी मूव होता ही है उसमें। और हमारा व्यू है कि एसआईएफ इज़ अ वेरी गुड सेगमेंट एंड इट इज़ मेनी ऑफ दोज प्रोडक्ट्स आर एसेट एलोकेशन। सो इसलिए मेरा ग्रैंड एरिया विच इज़ दैट एवरीवन शुड डू एसेट एलोकेशन, इट इज़ रियली बेनिफिटेड। सो इसलिए मेरा व्यू है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एसआईएफ इज़ अ वेरी वेरी गुड एरिया, जस्ट लाइक एसआईपीज़। ओके, तो एसआईएफ में आइडियली इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना होना चाहिए, कितने साल होना मेरे चाहिए? ख्याल से एटलीस्ट 3 years होना चाहिए। At least 3 years. Okay. Okay, sure. All right. Just one last question before we end this. Though we don't want to end the conversation. Honestly, I'm having a great time. But I know कि हमारे पास time का बहुत limitation है आपके साथ. So just one last question, Naren ji, कि if you could go back in the past, okay, and change one thing about your investment journey, वो क्या होगी? I wish I had joined the mutual fund industry even earlier. Mutual fund industry is one of the greatest industries in India. See, you look after public money, and you whatever you do hurts people, helps people, does both. And I got the opportunity to work for one of the biggest brands, which is ICICI. So I got an opportunity to join this industry only in 2004, and a brand like ICICI. If I had the chance 10 years before, I think 10 more years of managing other people's money would have been a great thing, actually, I would say. Because I loved investing, and I always thought I wanted to be a equity fund manager. So I think I missed the first 10 years. But luckily, from 2004, I've had the privilege of working for ICICI and managing other people's money. Okay, that's a beautiful answer. Okay, and so is there any last thoughts that you would want to tell our viewers before you leave? Anything, any tips, any advice
ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो शायद अभी डर रहे हैं, जिनको शायद बहुत दे आर गेटिंग वेरी एंशियस अबाउट द मार्केट सिनारियो, आप उनको एक लास्ट चीज़ हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहेंगे? कैसा वो फियर ऑफ मिसिंग आउट बोलते हैं इंग्लिश में, फोमो। फोमो। कैसा वो फोमो को रिड्यूस कर सकते हैं लोग। कैसा वो जनवरी में 25,000 करोड़ या समथिंग गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में लोग डाला पैसा। यही मुझे दुख है। इसलिए समवेयर आप एसेट एलोकेशन करो। एसेट एलोकेशन क्या है? जो एसेट क्लास खराब किया है वो एसेट क्लास में इन्वेस्ट करो। जो एसेट क्लास बहुत अच्छा किया है वहाँ से पैसा निकालो। वो एसेट एलोकेशन है। जी। आप लोग मेरा जो लोग ये एपिसोड को देखा है, इफ दे कैन जस्ट डू दिस, बिकॉज सब लोग को सब एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंस पढ़ना आसान नहीं है, बट सिंपल है। Sell an asset class which has done very well and buy an asset class which has done very badly. जो asset class बहुत खराब किया है लेना है, जो asset class बहुत अच्छा किया है उसको बेचना है। ये आप लोग कर सकता है तो मैं बहुत खुश होऊंगा। और जो मैं ICICI में 25 साल से यही हम बोल रहे हैं और बहुत खुश होगा। और जनवरी 2026 जैसा टाइम में सडनली 25,000 करोड़ गोल्ड सिल्वर में नहीं डालना चाहिए। वही हमारा व्यू है। वो कर सकता है तो अच्छा होगा। और देन इन्वेस्टर्स भी हैप्पी होगा और इन्वेस्टर्स भी सोचेगा मार्केट में पैसा बन सकता है। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा कि मार्केट बोलेगा कि मार्केट ने मुझे पैसा नहीं दिया है, ये म्यूचुअल फंड ने पैसा नहीं दिया। वो मिस्टेक नहीं है। देन तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जैसा कैटेगरी करते रहो। ओके, परफेक्ट, cool. Thank you so much, Naren sir. Honestly, I don't want to let you go. I want you to be there and answer more questions. But I think since you have a time limitation, we'll end the podcast here. I do hope कि हम आपको दोबारा लेके आ पाएं on our show with maybe a different topic. Maybe when the scenario is a little better, and we'll ask you different questions, right? But thank you so much today for all your wonderful answers. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. That was such a wonderful conversation with Mr. Sankaran Naren. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा and I do hope you got some nice practical tips जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में यूज कर सकते हैं। तो जल्दी से जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमने मिस्टर नरेन से पूछा कि हमें पास्ट परफॉर्मेंस को चेस क्यों नहीं करना चाहिए। तो मिस्टर संकरन नरेन सेज कि अगर देखा जाए तो मार्केट्स जो हैं वो साइकिल्स में परफॉर्म करते हैं और अगर आप साइकिल की बिगिनिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं तब आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, नॉट एट द एंड ऑफ द साइकिल। तो मोस्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि वो साइकिल के अंत में इन्वेस्ट करते हैं जब परफॉर्मेंस ऑलरेडी आ चुकी है और फिर हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, वी आर वी गेट डिमोटिवेटेड। ही सेज कि जब कोई सेल लगती है तो हम हमेशा सेल की वेट करते हैं क्योंकि हमें पता रहता है कि सस्ते में मिलने वाला है। लेकिन when it comes to equity तब हम उसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। लॉजिकली जब इक्विटी गिरती है तो वो अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है फॉर यू टू इन्वेस्ट मनी। सो ही सेज कि ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं इन्वेस्ट या उसका फायदा फॉलिंग मार्केट्स का फायदा नहीं उठा पाते बिकॉज ये इन्वेस्टर बिहेवियर को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। फिर हमने मिस्टर नरेन से पूछा कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को वैसे रिटर्न्स नहीं मिलते जो इक्विटी फंड्स दिखाते हैं। सो ही सेज कि ये इसलिए होता है क्योंकि जो मोस्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो तब इन्वेस्ट करते हैं जब एक इक्विटी फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। तो ही सेज कि जब आइडियली जब कोई फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है हमें तब इन्वेस्ट करना चाहिए। सो ही सेज कि जब मार्केट नीचे होती है दैट्स अ टाइम फॉर यू टू इन्वेस्ट। ये इसलिए क्योंकि अगर आप तब इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं जब मार्केट्स नीचे हैं तब आपके चांसेस ऑफ गेटिंग बेटर रिटर्न्स गोज अप। ही सेज कि फॉर एग्जांपल अगर हम गोल्ड और सिल्वर भी लें तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने गोल्ड और सिल्वर में तब इन्वेस्ट नहीं किया था जब उनका प्राइस नीचे था, बल्कि नाउ वी एज इन्वेस्टर्स आर चेजिंग देम। फिर हमने मिस्टर नरेन से ये डिस्कस किया कि उन्होंने रिसेंटली बोला था कि इट्स टाइम टू मूव टुवर्ड्स असेट एलोकेशन और 2026 में हमें ज्यादा रिस्क लेना चाहिए। सो व्हाट डज ही मीन बाय दिस? सो मिस्टर नरेन सेज कि अलग लोगों की जो है अलग अलग रिस्क प्रोफाइल होती है, तो हर इन्वेस्टर को अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। ही सेज कि आज के समय में अगर हम देखें तो गोल्ड और सिल्वर भी जो है एक रिस्की इन्वेस्टमेंट बन चुके हैं। अनलाइक द पास्ट दे आर बिहेविंग जस्ट लाइक इक्विटीज।
SIPs. इसका मतलब ये है कि आपके पोर्टफोलियो में डेट भी होना चाहिए फॉर प्रोटेक्शन. ही सेज कि आपको अपनी ओल्ड SIPs तो कंटिन्यू करनी ही चाहिए, लेकिन आपको जो है नई SIPs भी शुरू करनी चाहिए एट अ टाइम लाइक दिस. सो ही सेज कि असेट एलोकेशन के लिए ऑफ कोर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग वर्क्स इन योर पोर्टफोलियो, लेकिन आपको जो है अपने इक्विटी फंड्स में SIPs को लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना चाहिए. फिर हमने मिस्टर नरेन से पूछा कि विच आर द मस्ट हैव म्यूचुअल फंड कैटेगरीज इन आवर पोर्टफोलियो. सो मिस्टर नरेन सेज कि आपको जो है असेट एलोकेशन पे डेफिनेटली फोकस करना चाहिए. तो ही सेज कि एक अच्छा अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स या फिर मल्टी असेट एलोकेशन फंड्स. Then he also says कि equity savings funds, ये अच्छी categories हैं to have in your portfolio. अगर हम equity funds की specifically बात करें तो he says कि flexi cap funds, value funds, life cycle funds, ये funds आपके portfolio में हो सकते हैं. Mr. Naren also says कि अगर आप एक narrow theme में invest कर रहे हैं तो आपको timing is very important. तो आपको सही समय पे एंटर करना चाहिए और सही समय पे एग्जिट भी करना चाहिए फ्रॉम अ नैरो थीम. लेकिन अगर आपने ब्रॉडर थीम्स या ब्रॉडर फंड्स में इन्वेस्ट किया है तो टाइम ऑफ एंट्री इज इंपॉर्टेंट, लेकिन एग्जिट के बारे में आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं है इफ यू इन्वेस्टेड इन ब्रॉडर कैटेगरीज. ही ऑल्सो सेज कि जब हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की बात करते हैं तो अगर आपके जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं फ्रॉम अ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू वो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं कंपेयर टू इक्विटी फंड्स. फिर हमने मिस्टर नरेन से पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक म्यूचुअल फंड अभी एक्सपेंसिव है या अभी चीप है. सो हाउ डू वी रियली गेज द वैल्यूएशन. एंड वी ऑल्सो आस्क्ड हिम कि जो करंट वैल्यूएशंस होती हैं वो हमारे फ्यूचर रिटर्न्स को कैसे इम्पैक्ट करती हैं. तो मिस्टर नरेन सेज कि अगर देखा जाए तो 2020 से वैल्यूएशंस हमेशा ज़्यादा ही रही हैं. दे हैव नॉट बीन चीप, राइट. हमें वैल्यूएशंस हमेशा ज़्यादा ही रही हैं इन द लास्ट 5-6 ईयर्स. अभी भी मार्केट करेक्शन के बाद भी मार्केट्स का वैल्यूएशन चीप नहीं है. अगर हम स्मॉल कैप्स की भी बात करें तो ऑफकोर्स थोड़ा वैल्यूएशंस कम हुए हैं, but they are not cheap. They may not be very expensive, not very costly, but they are not cheap as well. तो अभी अगर आपको स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करना है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, बट विद हायर रिस्क, एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. फिर हमने मिस्टर नरेन के साथ थोड़ा SIP के बारे में डिस्कस किया, एंड मिस्टर नरेन सेज कि इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि हम 20 साल के लिए SIP करेंगे, लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल वो इतने लंबे समय तक अपनी SIP को कंटिन्यू नहीं कर पाते. ही सेज कि आपको अच्छे रिटर्न्स आपके SIP से सिर्फ तभी मिलेंगे जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे एंड नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, बिकॉज it is very important that we understand कि SIP सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए ही करनी चाहिए, एटलीस्ट 10 years, 20 years and so on. He says कि आप ऐसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करिए, SIP शुरू करिए जिसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी है, राइट. अगर आप ऐसी एसेट क्लास में SIP शुरू मत करिए जो अभी 52 वीक हाई पर है. सो फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्मॉल कैप फंड में SIP कर रहे हैं अभी तो इट्स अ गुड आइडिया, लेकिन अगर आप एक सिल्वर ETF में SIP कर रहे हैं दैट्स प्रॉब्ली नॉट अ ग्रेट आइडिया. सो ही सेज कि SIPs चाहे आप कभी भी शुरू करिए has to be a long-term strategy. It cannot be for short-term. फिर हमने मिस्टर नरेन से उनके पर्सनल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस किया, एंड ही सेज कि उनको ऐसे एरियाज बहुत अच्छे लगते हैं जो अभी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं. ही इज़ अ बिग फैन ऑफ असेट एलोकेशन, एंड ही ऑल्सो सेज कि जो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं एसेट्स वो भी आपकी असेट एलोकेशन में मदद कर सकते हैं. सो ही सेज दैट ही लाइक्स इन्वेस्टिंग इन सच असेट क्लासेस जो अभी जिनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी नहीं है, जो अभी पुअर परफॉर्मिंग एसेट क्लास है उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं. हिज मोटो इज कॉन्ट्रेरियन अप्रोच विद वेरी स्ट्रॉन्ग रिसर्च. फिर हमने मिस्टर नरेन से पूछा कि इफ ही कुड गो बैक इन टाइम एंड चेंज समथिंग तो वो क्या होगा. तो मिस्टर नरेन सेज कि इफ ही कुड गो बैक इन टाइम वो चाहते थे कि वो ये इंडस्ट्री थोड़ा और जल्दी ज्वाइन करते. ही वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मच अर्लियर, क्योंकि ही लव्स द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. ही सेज इट्स वन ऑफ द बेस्ट, एंड उन्होंने जो है ICICI Pru AMC 2004 में ज्वाइन किया था. बट ही सेज कि अगर वो शायद 10 साल पहले इस इंडस्ट्री का हिस्सा होते तो उनको और ज़्यादा समय मिलता टू मैनेज इन्वेस्टर्स मनी, एंड दैट्स व्हाट ही वुड हैव लाइक्ड. फिर हमने उनसे कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा एंड सम लास्ट एडवाइस फॉर ऑल आवर इन्वेस्टर्स. एंड मिस्टर नरेन सेज कि सबसे पहले तो आपको फोमो, you should get rid of FOMO. FOMO नहीं होना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स को लेके. He also says कि asset allocation is very important, तो प्लीज़ asset allocation ज़रूर करिए. And he also says कि आपको ऐसे asset classes में इन्वेस्ट करना चाहिए जो अभी अच्छा नहीं कर रही हैं,
and not in those asset classes जो अभी बिल्कुल top performance पे हैं. So that was about it in this particular show. I do hope all of you had a great learning experience. I had a good time chatting up with Mr. Naren. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, which is called Mutual Funds with Grow. Thank you so much. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.